गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन ठोस अवस्था पाठ को आगे बढ़ाते हैं बेटा। ठोसों में अब तक अपन ने दोष देख लिए थे कि सामान्य ताप पर कुछ कमियां होती है, दोष होती है, ठीक है, अपूर्णता पड़ी थी अपन ठोसों की। अब अपना नया टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों, और वो है ठोसों की विद्युतीय गुण। ठीक है, विद्युत धारा का चालन करते हैं ठोस। क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनकी चालकता के आधार पर ठोसों को तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा चालक। चालकता के आधार पर ठोसों को तीन भागों में बांटा जाता है। सब जानते हैं, छोटी क्लासों में अपने 6th-7th में भी आ जाता है बेटा कि चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं। चालकता का मान, अपने तो यहाँ पर ये चालकता का मान याद रखना पड़ेगा। चालकता का मान यदि धनात्मक है बेटा, घात प्लस में, देखो ये तो ये कहलाते हैं चालक। 10 की घात 4 से 10 की घात 7 पॉजिटिव वैल्यू है, तो याद कर लेना वो चालक की रेंज, चालकता की परास। कुछ चालक में होते हैं जिनकी चालकताएं नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, तो 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, और चालकता का मान याद करने के लिए ही मैंने यहाँ पर आपके इसको लिखा है। और अर्धचालक जो कम ताप पर तो होते हैं कुचालक, लेकिन ताप बढ़ाने पर वो क्या हो जाते हैं? चालक। तो इनकी चालकता का मान चालकों और अर्धचालकों के मध्य क्रम में होता है। देख लीजिए इसकी ट्रिक क्या है, पहचान। इसके पूरी पॉजिटिव घात देख लीजिए, इसकी पूरी नेगेटिव घात देख लीजिए, और इसकी नेगेटिव पॉजिटिव देख लीजिए। ये ट्रिक दिमाग रखने, हाँ इसकी रेंज जो परास है वो प्लस माइनस में है। ठीक है बेटा। तो इस चालकता के आधार पर ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है। अब ठोसों के चालक कुचालक में अंतर बताना हो तो इसकी व्याख्या की जाएगी बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो हेडिंग लगाएंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों की व्याख्या। अब हम पढ़ेंगे क्या? बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकों, चालक कुचालक व अर्धचालकों की व्याख्या, अर्धचालकों की व्याख्या। तो प्यारे बच्चों आराम से आप इनको समझ सकते हैं। तो बैंड सिद्धांत क्या है? बैंड सिद्धांत की व्याख्या की जाती है अणुकक्षक की बेटा। तो बैंड सिद्धांत मुख्यतः अणुकक्षक सिद्धांत पर, एमओटी पर आधारित, एमओटी पर आधारित। एमओटी क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। याद करो, एमओटी 11th में थी। अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित, अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित है, पर आधारित है, अणुकक्षक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार, याद दिला देता हूं आपको, इस सिद्धांत के अनुसार जब परमाणु कक्षकों का संयोजन होता है, जब परमाणविक कक्षक, जब परमाणविक कक्षकों का संयोजन होता है, तो आणविक कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षक बनते हैं, इसमें बंदी और प्रतिबंधी होते हैं, ठीक है, जिनमें कम ऊर्जा वाले बंदी आणविक कक्षक होते हैं। बॉन्डिंग बंधी, जो बंदी आणविक कक्षक होते हैं, आणविक कक्षक होते हैं, वह अधिक ऊर्जा वाले प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं। प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं, जब ये अधिक पास आ जाते हैं, अधिक पास आते हैं,
तो एक बैंड का निर्माण करते हैं, बैंड या जिसको अपन कहते हैं पट्टी का निर्माण करते हैं। बैंड एक पट्टी बन जाती है, बहुत सारे भाई वही मान ली 2 कक्षा की जब तो दूर दूर है, लेकिन बहुत सारे कक्षक होंगे तो पास पास आ जाएंगे तो ऊर्जा अंतर कम हो जाएगा और एक बट जो है पट्टी नजर आएगी, उसको कहते हैं बैंड। कैसे बनता है देखिए, बैंड कैसे बनता है वो देखना। इसका बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है। ये क्या है, परमाणु कक्षक है, ये परमाणु कक्षक है और ये है आपके ऊर्जा स्तर। अब जब 2 परमाणु कक्षक मिलते हैं तो 2 ही परमाणु कक्षक बनते हैं। ये बंदी कक्षक है और ये प्रतिबंधी कक्षक है। ये सिग्मा स्टार है और ये सिग्मा बॉन्डिंग है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ये तो 1s कक्षक है, ये भी 1s कक्षक है। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल आणविक कक्षक, ये है आणविक कक्षक और बीच में जो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या परमाणविक कक्षक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो गया बेटा परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक हो गया। ये भी है परमाणविक कक्षक और बच्चों ये क्या कहलाता है, आणविक कक्षक। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब ये 2 मिले तो 2 बने, तो 4 मिलेंगे तो 4 बनेंगे, 1000 मिलेंगे तो 1000 बनेंगे। उन हजारों के जब पास पास आ जाएंगे तो वो एक पट्टी नजर आएगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसी में आपको बैंड समझा देता हूँ। n मतलब बहुत सारे 1s1 ले लें, n ले लें बहुत सारे, तो ये भी n बनेंगे। n मतलब बहुत सारे बनेंगे, बंदी भी बहुत सारे बनेंगे और प्रति भी बहुत सारे बनेंगे। तो बहुत सारे जब मिलके पास आएंगे तो ये क्या नजर आ रहा है मैं आपको बताऊंगे। आपको कक्ष आधे इसमें बंदी और आधे प्रतिबंधी एक बैंड नजर आ रहा होगा। इस बैंड को ही अपन क्या कहते हैं, आणविक बैंड। ये हो गया आणविक बैंड बन गया। अब बैंड ये थी, अब ये बैंड का मतलब पट्टी हो गई। अब अपन इसको समझते हैं कि बैंड क्या है पता चल गया। अब बैंडों के आधार पर हम चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर कर सकते हैं। तो बैंड को दिखाने वाला एक चित्र बनाते हैं जिससे अपन चालक कुचालक की व्याख्या हो जाएगी। तो बैंड का मतलब ये हो गया एकदम कक्षकों का बैंड। ये मान लीजिए पूरा भरा हुआ है तो इस तरह से दिखाएंगे। अब पूरा भरा हुआ है बेटा, तो आप मुझे बताओ कोई चीज पूरी भर जाए, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे आए तो पूरा भरा हुआ होगा। पूरा भरा हुआ है तो आप चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते हो तो उसका नाम है अचालन बैंड। क्या नाम हो जाएगा उस बैंड का? नॉन कंडक्शन बैंड या अचालन बैंड। और मान लीजिए आपके कमरा खाली पड़ा है, मान लीजिए या कक्षक खाली पड़ा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है अंदर, खाली पड़ा है, तो उसका नाम है, आधा भी खाली चलेगा तो भी, आधा खाली भी हो सकता है, पूरा खाली भी हो सकता है। तो ये खाली जो भी होंगे उनका नाम क्या होगा? चालन बैंड। तो बड़ी बात नहीं है। बच्चे पूछते हैं संयोजी बैंड, अरे संयोजी मतलब है आउटर मोस्ट, बाहरी कोष, ठीक है ना। तो संयोजी का मतलब है, यहाँ तो 2 वर्ड याद रखो आप, तो चालन बैंड, अचालन बैंड और चालन बैंड, इसके हिसाब से सारी व्याख्याएं हो जाएगी। तो देखते हैं बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम में सबसे पहला आप आराम से व्याख्या कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें, देखो एक तो खाली डिब्बा बनाना, एक भरा हुआ, इसके साथ अतिव्यापित बनाना। अतिव्यापित का मतलब क्या है? ये अतिव्यापित आपस में जुड़े हुए हैं और ये पूरा भरा हुआ है। और भरा हुआ है तो आप नाम दोगे क्या? चालन बैंड। अभी अभी मैंने आपको कहा था जब भरा हुआ है तो उसका नाम क्या हो गया? अचालन बैंड। और खाली हो गया तो क्या हो गया भैया जी? चालन बैंड। तो आप खुद परिभाषाएं बनाओगे कि चालक में क्या होगा, चालक कंडक्टर्स क्या पहचान है। या ऐसा भी हो सकता है कि आधा भरा हुआ आधे खाली, इस तरह की स्थिति आ जाए तो वो होते हैं चालक। तो चालक की परिभाषा क्या होगी कि वे पदार्थ, वे ठोस जिनमें अचालन बैंड और चालन बैंड जो है आपस में अति व्यापित रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त विचरण कर सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ घूमने आराम से जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का घूमना क्या होता है बच्चों? चालकता होती है। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे ठोसों को हम चालक कहते हैं। आइए मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिए, वे पदार्थ जिनमें एक बैंड तो पूरा और खाली बैंड और ये भरा हुआ बैंड, नाम बोलिए आप इनके। तो नाम तो वही है, इसका नाम है अचालन बैंड और इसका नाम है चालन बैंड। इसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, इसको कहते हैं वर्जित अंतराल, वर्जित ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी गैप, ईजी।
ईजी का मतलब ऊर्जा अंतर है ना, इसको कहते हैं वर्जित अंतराल। क्या कहते हैं? वर्जित अंतराल है, एनर्जी गैप है। ऐसे ठोस जिसमें ऊर्जा में अंतर बहुत ज्यादा होता है, ओके, और इलेक्ट्रॉन का मुक्त विचरण संभव नहीं है, ऐसे पदार्थों को, ऐसे ठोसों को क्या कहते हैं? ऐसे ठोसों को अचालक या कुचालक, या कहीं कहीं नाम ऐसा भी आ जाता है रोधी, तो रोधी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों ये कि वे पदार्थ जिनमें वर्जित अंतराल कम है, देखो एनर्जी गैप लेस है, कम है, वर्जित क्षेत्र, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, और गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से कूद जाते हैं किसमें? ये नाम तो वही अचालन बैंड ये रहेगा, इसका चालन बैंड, ठीक है, अचालन बैंड के इलेक्ट्रॉन आराम से कूद जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो अपने कोर्स में मेन सेमीकंडक्टर की पढ़ाई है, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर आवर्त के कौन से ग्रुप के होता है? कार्बन फैमिली का, ठीक है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और ये जर्मेनियम और सिलिकॉन प्रसिद्ध अर्धचालक है। परिभाषा क्या बनाओगे? वे पदार्थ जो कम ताप पर तो क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर यहाँ के इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं, क्योंकि अंतराल कम है, वर्जित अंतराल कम होने के कारण वो चालन बैंड में कूद जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। नाम जैसा काम है बच्चों। अब है मेन ताप का प्रभाव है। आपको ताप का प्रभाव पता होना चाहिए कि ठोसों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठोसों की चालकता पर ताप का प्रभाव, ये भी लिखते हैं, फिर अर्धचालक की पढ़ाई करते हैं। तो ठोसों की चालकता पर ताप का प्रभाव, ठोसों की चालकता पर ताप का प्रभाव इंपॉर्टेंट रहता है, इजी है। यदि वो चालक है और ताप बढ़ाया गया है, ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से उसके घूमने का जो स्थान है वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपस में कंपन करेंगे, इसलिए चालकता कम हो जाएगी। लेकिन यहां याद रखना, अर्धचालक में क्या स्थिति है? अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ेगी। यही तो है, जो कम ताप पर क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर वर्जित अंतराल कम होने के कारण चालक बन जाते हैं, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ना। वे पदार्थ, लिख दो परिभाषा, वे पदार्थ जो कम ताप पर कुचालक होते हैं, कुचालक कह दो, अचालक कह दो, एक ही बात है, कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर वर्जित अंतराल कम होने के कारण, वर्जित अंतराल कम होने के कारण चालक बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। उनको अर्धचालक कहा जाता है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो होता है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध या फिर नेज अर्धचालक, इनमें हम बाहर से कुछ नहीं मिलाएंगे, शुद्ध एकदम। और ये अपने होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन 14 के। और एक होता है अशुद्धि मिलाएंगे, अपद्रव्य अर्धचालक। दूसरे होते हैं कौन से? जिसमें अपन डोपिंग का मतलब अशुद्धि मिलाएंगे,
अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। अब यार शुद्ध शुद्ध काम की नहीं है बेटा, अशुद्धि मिलाएंगे अपन। अशुद्धि वाले क्यों मिलाते हैं, कोई चीज शुद्ध चीज बचती भी नहीं, वो वाली बात हो गई। शुद्ध को अशुद्ध इसलिए करते हैं कि यहाँ कुछ फायदा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और जिससे चालकता में वृद्धि हो जाती है, इसलिए हम करेंगे डोपिंग। डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक, या अपन कह सकते हैं अपद्रवी अर्धचालक, ये पढ़ाई अपन करेंगे। तो और लिख देंगे कि शुद्ध अर्धचालकों की चालकता कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहते हैं, इसलिए उसमें बाहर से क्या मिलाएंगे, अशुद्धि, तो उसको कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग, या दूसरा नाम है अशुद्धि अर्धचालक, अशुद्धि अर्धचालक। अर्धचालकों में शुद्ध अर्धचालकों की, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता कम होती है, चालकता कम होती है क्योंकि, क्यों होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अतः बाहर से अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, बाहर से अशुद्धि मिलाई जाती है। इन्हें हम अशुद्धि मिलाई जाती है जिससे चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। इसे हम डोपिंग कहते हैं, इसे डोपिंग कहा जाता है, डोपिंग कहते हैं। और इन्हें अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, इनको अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। तो अशुद्धि मिलाने के आधार पर इनको दो भागों में बांटेंगे, एक तो होता है एन टाइप का और एक पी टाइप का। पहले क्यों एन टाइप का कहेंगे, पी टाइप, तो अशुद्धि के आधार पर होगा जो हो जाएगा। तो मिलाएं आवर्त सारणी के किसी ग्रुप, किसी समूह, आवर्त सारणी के किसी समूह या वर्ग की अशुद्धि मिलाने के आधार पर, अशुद्धि मिलाने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, अशुद्धि मिलाने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं अशुद्धियां दो प्रकार की होती है। पहली होती है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा होंगे, अशुद्धि में भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, न्यून अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। अशुद्धियां भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि हो गई, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि हो जाएगी। तो अशुद्धि के आधार दो प्रकार के होते हैं। अब अपन मिलाएंगे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। तो नोट कर लें इसको।
बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। हम पहले मिला रहे हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, और ये है आपके नाइट्रोजन परिवार, ये तो है आप, और इससे बनेगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। एन का मतलब नेगेटिव, क्यों देखना, यह है प्योर अर्धचालक सेमीकंडक्टर, कार्बन परिवार का सिलिकॉन है। कार्बन परिवार के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिलिकॉन देखिए इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको नहीं होगा। अब हम तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। कैसे धनी? कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये कौन सा परिवार 14 वर्ग में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 15वां वर्ग है आवर्त सारणी का 15वां वर्ग है नाइट्रोजन परिवार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5। इस कोई भी अशुद्धि को मिला हुआ, फास्फोरस मिला दो, आर्सेनिक मिला दो, कोई भी मिला दीजिए, इच्छा हो तो एक इलेक्ट्रॉन आपको फ्री नजर आएगा। ये रहा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसे नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप यानी एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। दिख गया होगा आपको कौन सा अर्धचालक? तो बोर्ड में सवाल आता है कि क्या होता है जब 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी जाए, यानी आगे का वर्ग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिला दी जाए तो क्या होगा? तो आप कह सकते हो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। एन का मतलब है नेगेटिव टाइप, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसे नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिला दी जाए, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिला दी जाए, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि 13वां वर्ग, 13वां वर्ग है बेटा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू गाजर इन थैला, ठीक है ना। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास है NH2Np1, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, और अपने शुद्ध के कितने देखो 4, सिलिकॉन है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन है इनके बाह्यतम कोश में। अब आप कोई भी एक अशुद्धि मिलाएंगे अपन, ये 1 2 3 और 4, ये सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन है, यहाँ बस अशुद्धि मिला देते हैं कोई भी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम के अशुद्धि में बोर्ड में आया, गैलियम मिला दिया, क्या? अरे भाई कोई मिला हुआ, इनमें से कोई मिला हुआ, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3 ही। तो यहाँ देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन चमकता हुआ दिख गया, 2 दिख गए, 3 दिख गए, लेकिन चौथा ये खाली होल है, ये डिब्बा खाली पड़ा है। और इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो क्या चार्ज आ जाए? पॉजिटिव। तो ये कैसा छिद्र हो गया? धनात्मक छिद्र उत्पन्न हो गया, धनात्मक छिद्र, इसको कहते हैं पॉजिटिव होल। क्या कहते हैं? P फॉर पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम पड़ा P टाइप, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पूछेंगे एन टाइप का नेगेटिव टाइप, P मतलब पॉजिटिव टाइप, क्योंकि धनात्मक छिद्र उत्पन्न होता है, पॉजिटिव होल है, और पॉजिटिव होल है, ठीक है ना। तो एन मतलब प्रकार का मतलब नेगेटिव टाइप का, और ये है पॉजिटिव होल, तो पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये है अर्धचालक। कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? एन प्रकार का जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त है इसलिए। और जब पी टाइप जो है अशुद्ध कब बनेगा? जब 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, यानी आगे के ग्रुप की यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले की मिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा, एन टाइप का बनेगा। पीछे का आवर्त सारणी का कोई भी वर्ग उठाओ, जैसे मैं 12वें में हूं और 11वीं की अशुद्धि मिलाओगे तो हमेशा क्या बनेगा? पी टाइप का। और 13वें में और 14 की मिलाओगे तो हमेशा बनेगा आपके कौन सा? एन टाइप का अर्धचालक बनेगा। तो कोई भी सवाल आ जाए आप इनको कर सकते हो। और एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालकों को आपस में मिलाते हैं तो एनपी संधियां बनती है। इन संधियों का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने में काम होता है। फिजिक्स में पूरा आपके इसकी डिटेल आती है। एन व पी प्रकार के अर्धचालकों को मिलाने पर एन व
एनपीएन और पीएनपी, एनपीएन और पीएनपी जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? संधि, 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 संधियां बनती है जो एसी को, एसी का मतलब क्या है? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है, दिष्ट धारा में बदलती है, बदलती है। एसी को जो है डीसी में जो घरों में आती है वो धारा कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती, और उसको दिष्ट धारा में। तो इस प्रकार चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के थे, उसमें अर्धचालकों में विशेष डोपिंग से जो बनते हैं वो एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक बनते हैं। अब प्यारे बच्चों पढ़ेंगे अपन ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। तो बेटा अब अपन पढ़ेंगे चुंबकीय गुणधर्म ठोसों में। तो अभी तो अपन ने वो पढ़ा था विद्युतीय गुणधर्म, चालक, कुचालक, अर्धचालक, और अब पढ़ेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण। अब मुझे बताओ कि चुंबक की तरह काम कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन में चुंबक कहां से आ जाती है? कि गति करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से गति कर सकता है, एक तो नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है कोई चीज, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसको कहते हैं कक्ष की गति। अपनी कक्षा के अंदर जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है उसमें चक्कर लगा रहा है तो उसको कहते हैं कक्ष की गति। और एक अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको कहते हैं स्पिन गति या चक्रण गति। तो प्यारे बच्चों, एक परमाणु का प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक, एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की तरह मान सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एन सिरा और ये एस, इसको अपन डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के समूह को डोमेन भी कहा जाता है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक छोटा चुंबक मान सकते हैं क्योंकि इसमें 2 प्रकार की गति होती है, और वो कौन कौन सी? एक तो कक्ष की गति और एक चक्रण गति। दूसरी गति का नाम अपन कह सकते हैं चक्रण गति। यहां लिख देता हूं चक्रण गति। इसके कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा जाता है। तो 3 को अपने टेबल से याद करेंगे, फिर 2 को अपन अलग से याद करेंगे। तो पहले एक बार लिख देते हैं 5 के नाम। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर स्टार पॉइंट डाल दें और फिर लिख दें चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्रतिचुंबकीय, बराबर। दूसरे पढ़ेंगे अपन अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तीसरे पढ़ेंगे अपन लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय। चौथे पढ़ेंगे अपन प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय। और 5वें अपन पढ़ेंगे लघु लोह चुंबकीय। तो कितने हैं कुल? 5। 5 को अपन 3-3 के 2 भाग करेंगे, एक कॉमन हो जाएगा, तो फिर उसको स्टडी करेंगे तो ये चित्र से समझ में आ जाएंगे 5 प्रकार के प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय। तो ये 5 को अपन पढ़ेंगे अब एक टेबल बनाकर। तो टेबल बना देंगे और 2 बड़े चुंबक, एक इसका एन सिरा, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं एन और एस। तो प्यारे बच्चों, एन और एस में यदि उस पदार्थ को रख देते हैं और वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है। चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां तक चलता है? नॉर्थ से साउथ। उसको धक्का मार रहा है, ऐसे दूर दूर जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करने वाले पदार्थों को ही हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। तो आपको लिखना है, परिभाषा आपको ही बनानी होती है कि वे ठोस, जैसे मैं बना रहा हूं एक वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय। दूसरे होते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में क्या होगा रे बच्चों?
अनुचुंबकीय के वेठोस एन और एस में डाल दीजिए आप। और यदि वे चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित कर रहे हैं बेटा तो वे होते हैं अनुचुंबकीय। और तीसरे होते हैं बच्चों नॉर्थ और साउथ। अपन दो चुंबक के पोल ले लेते हैं और वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को अधिक आकर्षित करते हैं, ये देखिए अधिक आकर्षित करते हैं, तो इसकी परिभाषा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, और इसमें आएगा वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को अधिक आकर्षित करते हैं, लो चुंबकीय कहलाते हैं। अंतर क्या है? ये हो गया वेठोस। इसी तरह से इसकी वे चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित की जगह क्या कर सकते हैं? आकर्षित करते हैं। और यहां लिख देंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र को अधिक आकर्षित करते हैं। एक तो ये अपन लिख देंगे अधिक आकर्षित करते हैं, एक बात। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण में इसमें सारे उदाहरण आ जाएंगे, जैसे स्कैंडियम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 0 है, जैसे जिंक 2+, इसके उदाहरण आ जाएंगे। ऑक्सीजन है, इसके अलावा Na2+ है, निकल यानी ये संक्रमण तत्व नहीं होते, डी ब्लॉक के तत्व, वो ज्यादातर इसमें आएंगे। कॉपर वगैरह है ये सब। और इसमें उदाहरण याद रखना फिकोनी, आयरन, ये लेकिन आयरन कोबाल्ट और निकल, फिकोनी आयरन लोहा हो गया, और ये, और इसका एग्जाम्पल है CrO2। अब इनमें इसमें अंतर क्या है? ये भी आकर्षित कर रहा है और ये भी आकर्षित कर रहा है, तो अंतर क्या है कि इसमें अपन चुंबकीय क्षेत्र हटा लो, चुंबक हटा लो तो चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें चुंबक हटा लेने पर भी चुंबकत्व बना रहेगा। इसका मतलब है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए हम लोह चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इस कौन से पदार्थों का? लोह चुंबकीय पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश शब्द ज्यादा कॉमन हो गया है, इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कब कहाँ काम आते हैं? चुंबक बनाने में, परमानेंट, ठीक है ना। इसमें लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। और इसमें क्या लिखना है? चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी चुंबकत्व बना रहता है, स्थायी रहता है। इस तरह से बच्चों ये होते हैं लोह चुंबकीय। तो उदाहरण याद रखना है। उसके बाद इनके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण है या डोमेन कहते हैं उसको, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है, उसके आधार पर इसको वापस 3 भागों में बांटेंगे। तो बच्चों ये आप ध्यान रखना। और ये कौन होता है? जिसमें अयुग्मित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है बेटा, तो चुंबकीय तो नष्ट हो जाता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अब आता है आपके डोमेन की व्यवस्था। डोमेन क्या होता है? ये जो तीर लगाया आपने, इसको होता है डोमेन। डोमेन बोलते हैं इनको, या फिर कहते हैं चुंबकीय आघूर्णों की व्यवस्था। चुंबकीय आघूर्णों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 3 प्रकार के बांटे गए हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो प्यारे बच्चों डोमेन की व्यवस्थाएं देख लीजिए। इसमें यदि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ है, तो वो हो जाएगा आपके लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ हो जाएगा? लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। यदि डोमेन की वजह इस प्रकार एक तीर सीधा है, एक उल्टा है, एक सीधा है, एक उल्टा है, एक सीधा है, एक उल्टा है, तो उसको कहते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और यदि इलेक्ट्रॉन 2 तो आपके चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, लेकिन एक नष्ट कर रहा है, 3 चुंबकीय गुण उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन 2 नष्ट कर रहे हैं, तो
तो थोड़ा चुंबक तो बट रहा है, पूरा नष्ट नहीं हो रहा है, इसमें पूरा नष्ट हो रहा है, इसलिए प्रतिलोह चुंबकीय। और इसमें चुंबकीय आघूर्ण कुछ रहता है, ये कहलाते हैं आपके लघु लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय। इनको कहते हैं फेरी मैग्नेटिक। क्या कहते हैं? हाँ, उदाहरण याद करने, उदाहरण पक्के हैं साहब। इसके उदाहरण तो कौन से हो जाएंगे आपके लोह चुंबकीय के उदाहरण? इसके उदाहरण परिभाषा बनानी आनी चाहिए कि वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक सीधा और एक उल्टा, यानी एक द्वारा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं तो दूसरा उसे नष्ट कर देता है, ठीक है ना। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रतिलोह चुंबकीय व्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण है मैग्नीज के सारे ऑक्साइड, MnO2, Mn2O3, Mn2O4, मैग्नीज के ऑक्साइड इसके उदाहरण है। लघु लोह चुंबकीय पदार्थों में बच्चों वो आएगा आपके Fe2O3, Fe3O4, Fe2, ठीक है ना। इसी तरह से Fe2O3 लो, फेरिक ऑक्साइड इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके अलावा और भी आप उदाहरण इसके दे सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात जादू देखना, आप इन सबको गर्म कर दोगे ना उच्च ताप पर, ये सभी क्या बन जाते हैं? ये सभी जो है आपके अनुचुंबकीय बन जाते हैं। तो नोट पॉइंट है शानदार, ये नोट पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। सभी लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, सभी लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ उच्च ताप पर क्या हो जाते हैं बच्चों? उच्च ताप पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। क्यों? इसका कारण इलेक्ट्रॉनों का यादृच्छीकरण है। रैंडमनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यादृच्छीकरण है। यादृच्छीकरण क्या है? यादृच्छीकरण का मतलब अचानक हुआ परिवर्तन, रैंडमनेस, यादृच्छीकरण इलेक्ट्रॉनों का यादृच्छीकरण है। रैंडमनेस ऑफ स्पिन, इसको बोलते हैं रैंडमनेस, रैंडमनेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की रैंडमनेस होती है, उसके कारण ऐसा हो जाता है। तो ये हो जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है परावैद्युता, डाइइलेक्ट्रिसिटी। हाँ प्यारे बच्चों, लास्ट जो है बेटा ठोस अवस्था का लास्ट एक छोटा सा शॉर्ट नोट तैयार करना है, एक टिप्पणी तैयार करनी है, वो है परावैद्युता। परा का मतलब एक तो इसका लिया जाता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गर्म करना, आग से रिलेटेड। पायरो शब्द आया है आग गर्म करने से। तो गर्म करने से यदि पदार्थ में चालकता उत्पन्न हो जाती है, जैसे वो होते तो कुछ चालक है, लेकिन गर्म करने से अंदर उसके परमाणुओं की स्थिति बदलने से जो चालकता उत्पन्न हो जाती है उसे परावैद्युतता कहते हैं। और यूं परा माने तो दूसरों से ली हुई, खुद चालक नहीं होते, लेकिन ताप से चालकता आ जाती है, इसे कहते हैं परावैद्युत ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वह गुणधर्म जो प्राकृतिक रूप से विद्युत ध्रुवीयता उत्पन्न करते हैं, प्रकृति में हम रखते हैं, ताप के संपर्क में लाएं तो उनमें ध्रुवीय बन जाते हैं, ऐसों को कहते हैं परावैद्युत गुणधर्म। ऐसे ठोस को परावैद्युत ठोस कहते हैं। और उदाहरण याद रखना, गैलियम नाइट्राइड और सीजियम नाइट्रेट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सीजियम और CsNO3 और GaN, गैलियम नाइट्रेट इसके प्रमुख उदाहरण। होता क्या है इसमें, कुछ पदार्थों को गर्म करने या ठंडा करने पर, गर्म करो या ठंडा करने पर उसके जो अंदर परमाणु की स्थिति वे अस्थिर रूप से वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कुछ परमाणु अपनी अंदर स्थितियां बदल लेते हैं, जिस कारण उनमें वोल्टता उत्पन्न होती है, और वोल्टता के कारण उसमें फिर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वोल्टता में अंतर के कारण ही तो धारा प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाहित होते हैं, और आवेशों का प्रवाह क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत धारा। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी भी एक छोटा सा टॉपिक, एक शॉर्ट नोट तैयार हो गया बच्चों। इस प्रकार प्यारे बच्चों यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। इन वीडियो को ढंग से देखें, नोट्स बनाएं। ये साथ साथ लिख रहे हैं तो राइटिंग बिगड़ती, लेकिन लिखना जरूरी है, आपको पता चले किस प्रकार लिखें।
तो मैं साथ साथ लिखने का कारण यही, बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो मैं समझा दूँ लेकिन लिखना भी नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। तो साथ साथ लिखें और अपनी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।